राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो कि प्रवक्ता चयन परीक्षा 2005 का पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग जो कि 2005 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि शीशा बनता है, तो शीशा जो कि बालू सिलिका व लाइम स्टोन से बनता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको व्याख्या से देखते हैं। तो शीशा का कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीलित द्रव्य है। साधारण कांच, रेत या सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट, लाइमस्टोन NO2 SiO3 तथा कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलय मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में बालू सोडा एवं क्वार्टर्स का प्रयोग होता है। साधारण कांच का औसतन संघटन जो कि Na2 SiO2 SaSO4 4 डॉट है, तो 4 SiO2 होता है। कांच में जो कि साधारण कांच का औसतन घटक है यह। तो कांच में रंग देने के लिए जो कि धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं। कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन, प्रयोगशाला तथा चश्मा आदि में किया जाता है। कांच का प्रयोग किसमें? कैमरा, दूरबीन, प्रयोगशाला तथा चश्मा आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों के स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किस गुण पर ध्यान दिया जाता है? तो पक्का रंग, सांद्र और अवशोषकता हो, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सरकार द्वारा बच्चों व उनके अभिभावकों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने के लिए भोजन व वस्त्र की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए वह कक्षा 1 से 8 तक के बालकों के लिए इसकी व्यवस्था करती है। बच्चों के लिए स्कूली वस्त्र का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कपड़ा पक्के रंग का होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, कपड़ा ऊर्जा या धूप का अवशोषक हो अर्थात शरीर पर तीव्र गर्मी का एहसास ना हो। कपड़ा का साफ होना चाहिए, कपड़ा सांद्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से न्यायादर्श की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है? तो व्यवस्थित देव निर्देशन विधि है। तो इसका आंसर बी हो जाए, व्यवस्थित देव निर्देशन विधि है। समग्र यूनिवर्सल में से कुछ निश्चित मानकों के आधार पर कुछ का चुनाव करना ही निर्देशन सैंपलिंग कहलाता है। व्यवस्थित देव निर्देशन न्याय दर्शन की सबसे सरल व व्यवहारिक विधि है। व्यवस्थित देव निर्देशन न्यायाधीशन की सबसे सरल व व्यवहारिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। तो गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य जो कि महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो कि गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे जो कि वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है जिन्होंने यह अवसर गंवा दिया है और औपचारिक शिक्षा आयु के पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास और इसी तरह की अन्य शिक्षा सहित किसी अन्य तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी प्रभाव यह है कि इससे वे अपने आप को अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बना पाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस इसलिए मनाया जाता है जिनका उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बढ़ती जनसंख्या व उनके प्रभावों के प्रति जागरूकता लाना है। सन 1989 से संयुक्त राष्ट्र परिषद के संचालन परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोस्टर होते हैं, तो पोस्टर जो कि दृश्य साधन होते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो पोस्टर संचार का एक दृश्य साधन है। इसके माध्यम से प्रेषक द्वारा रोचक ढंग से सूचनाओं का प्रेषक प्राप्तकर्ता तक आसानी से किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो कि बैनर, होर्डिंग, पंपलेट इत्यादि को शामिल किया जाए। इस माध्यम का प्रयोग सामान्यतः जो कि कम पढ़े लिखे
वर्ग के लोगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तिगत संपर्क विधि है, तो व्यक्तिगत संपर्क विधि शिक्षा प्रसार शिक्षा की है, कार्यक्रम योजना की है, घर घर पहुंचने के उपयोग में से किसी की भी नहीं। तो व्यक्तिगत संपर्क विधि जो कि घर घर घूमने प्रसार शिक्षा की है, व्यक्तिगत संपर्क विधि जो कि प्रसार शिक्षा की विधि है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेल की विधि है, तो ब्रेल की विधि से जो कि अंधे पढ़ सकते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ब्रेल पद्धति एक तरह की विधि होती है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने में सक्षम बनाती है। इस पद्धति का आविष्कार सन 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। इस लिपि में अक्षरों और संख्याओं तथा विराम चिन्हों को अलग संकेतों में उभारा जाता है जिससे नेत्रहीन व्यक्ति छूकर व्यवहार में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है, तो आहार और पोषण, भूगोल, सैन्य विज्ञान, इतिहास। आहार और पोषण जो कि आता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है, तो आर्थिक विकास जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर द्वारा मरीजों को देखने की सुविधा दिन में 2 बार कम से कम 4 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सुविधा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के काम के निम्नलिखित हैं: चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार, संक्रामक रोग नियंत्रण और परिवार नियोजन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य। स्पष्ट है कि आर्थिक विकास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दृश्य श्रव्य साधन है, तो दृश्य श्रव्य साधन जो कि दूरदर्शन साधन है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर जो कि श्रव्य साधन है, रेडियो भी श्रव्य साधन, स्लाइडर जो कि दृश्य साधन है। दृश्य श्रव्य साधन जो कि ये दोनों दूरदर्शन तो कि दोनों है। तो संचार का संप्रेषण या शिक्षण के श्रव्य साधन का तात्पर्य ऐसे साधनों से है जिसके द्वारा चलचित्र और उससे संबंधित ध्वनि दोनों एक साथ दिखाई व सुनाई देती है, जिससे सूचनाओं का प्रेषण सही व स्पष्ट से हो पाता है। श्रव्य साधनों के अंतर्गत दूरदर्शन, टीवी, मल्टीमीडिया, वीडियो, टेप रिकॉर्डर, कैसेट इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक समुदाय विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो जो कि प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में जो कि 7 प्राथमिक केंद्र होते हैं, तो इसका आंसर डी सही है। 7 प्राथमिक केंद्र होते हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल की आधारशिला है। 6 उपकेंद्रों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करता है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं। 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर एक सामुदायिक विकास खंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि धन कैसा साधन है, तो धन एक मानवीय तथा अमानवीय दोनों धन जो कि एक मानवीय साधन है, धन एक मानवीय साधन है, तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है, तो उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है, तो सौंदर्य बोध जो कि उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। कीमती की साधन, अत्यधिक मेहनत, परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या, ये सभी नहीं है, तो इसका आंसर केवल ए होगा। सौंदर्य बोध लंबा दिखने के लिए जो कि धारीदार डिजाइन के वस्त्र प्रयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्डिंग के द्वारा जो कि रेशों को साफ किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ड्राफ्टिंग के द्वारा नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं, तो स्कोरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो कि भेड़ के बाल काटे जाते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। शेयरिंग प्रक्रिया के द्वारा, इसका आंसर सी सही रहेगा। तो जो है कि सीरिंग भेड़ के शरीर से ऊन रेशों बाल जो कि कतरने की एक समान प्रक्रिया है।
वह व्यक्ति जो भेड़ों के शरीर से इन रेशों को करता है सीयरर कहलाता है। सामान्यतः प्रत्येक वयस्क भेड़ के शरीर में वर्ष भर में एक बार में बाल कतरे जाते हैं, जिन्हें एकत्र कर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन मूलतः रेशेदार तंतुमय प्रोटीन है जो विशेष प्रकार के त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़ों के अलावा बकरी तथा याक आदि से भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस रंग की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है। तो किस रंग की विधि में जो कि मोम का प्रयोग किया जाता है, बाटिक रंग में जो कि मोम का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो स्क्रीन प्रिंटिंग टाई एवं डाई बाटिक तथा रंगाई की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मोम अथवा रेजिन का प्रयोग होता है तथा कपड़े पर रंग की बहुलता होती है, जबकि टाई एंड डाई पद्धति में बांधनी में कपड़ों को बांधकर रंग के विलय से रंगाई करते हैं। स्टेंसिल पद्धति में कागज के ऊपर चित्र बनाकर उसे इस प्रकार काटा जाता है कि चित्र में बने छिद्रों में रंग डालकर वैसा ही चित्र प्राप्त हो जाए, जबकि स्क्रीन प्रिंटिंग स्टेंसिल पद्धति का ही विकसित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। तो कृत्रिम रेशम के अंतर्गत जो कि खादी के कपड़े जो कि प्राकृतिक है, हैंडलूम के कपड़े, शहतूत के शॉल, तो नायलॉन के कपड़े जो कि कृत्रिम रेशम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जिन रेशों का निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं किया जाता है कृत्रिम रेशा कहलाता है। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत नायलॉन तथा इससे बने वस्त्र, पॉलिस्टर, टेरिकॉट आदि आते हैं, जबकि कपास, पर्सन, रेशम तथा ऊन आदि पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अतः यह प्राकृतिक रेशे कहे जाते हैं। ध्यातव्य है कि कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिना परिसज्जा के कपड़ा अनाकर्षण लगता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। बिना परिसज्जा कपड़ा अनाकर्षण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। तो बुनाई जो कि वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। सलाई में बुनाई, ड्राफ्टिंग, कटाई, यह सब विधि है, बुनाई जो कि नहीं है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा वस्त्र निर्माण की विधि में। तो सामान्यतः वस्त्र निर्माण की विधि का आशय कपड़ा तैयार करने की विधि से होता है। वस्त्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित क्रियाओं को अपनाया जाता है। सलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, कढ़ाई, तुरपाई, रफू, प्रेस, यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है। तो पादप तंतु है, प्राणिज तंतु, वनस्पति तंतु, खनिज तंतु इसमें नहीं बताया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं। तो तंतुओं के दो प्रमुख भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक तंतु, संश्लेषित तंतु। ऐसे तंतु जो पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, जैसे कपास, रुई, जूट आदि पादपों से प्राप्त होते हैं तथा रेशम, ऊन आदि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। संश्लेषित तंतु जो कि रासायनिक पदार्थों या खनिज से प्राप्त तंतु संश्लेषित या कृत्रिम तंतु कहलाते हैं, जैसे रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक आदि संश्लेषित रेशे या तंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कपड़े को 10% कॉस्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को कहते हैं। तो इसे जो कि मर्सराइजिंग कहा जाता है। मर्सराइजिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो पर्चमेंटाइजिंग प्रक्रिया द्वारा सूती वस्त्रों को कॉस्टिक सोडे की रासायनिक क्रियाओं द्वारा चमकदार बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्त्र या धागे को ठंडे कॉस्टिक सोडे के घोल में डाला जाता है, जिससे उसकी सिकुड़न कम हो सके तथा तंतु के ऐंठन को समाप्त किया जा सके, जिससे तंतु या वस्त्र चमकदार दिखाई देता है। वस्त्र को मर्सराइज करने के लिए जो कि 15 से 20% तक एक सांद्रता वाले कॉस्टिक सोडे के घोल में 1 या 2 मिनट तक कमरे के तापमान से डुबोए रखा जाता है, जिस वस्त्र को खींचकर कॉस्टिक सोडा में धोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा यांत्रिक परिसज्जा है। तो इसमें जो कि इसका आंसर कोई नहीं बताया है, तो व्याख्या ही पढ़ते हैं। तो वस्त्र निर्माण के पश्चात उनके वस्त्र में परिवर्तन लाने के लिए जो अंतिम प्रक्रिया की जाती है उन्हें जो कि परिसज्जा या फिनिशिंग कहा जाता है। परिसज्जा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक जो कि परिसज्जा जो कि आधारभूत बेसिक होता है, दूसरा विशिष्ट स्पेशल होता है। तो आधारभूत परिसज्जा में जो कि शुद्धिकरण, क्लीनिंग, विरंजक, सिंजिंग, पेटेंटरिंग
और कैलेंडरिंग होता है, और विशिष्ट स्पेशल परिसज्जा में जो कि मर्सराइजिंग, सिकुड़न प्रतिरोधक होता है, जल अवेदन और रंगाई, डाइनिंग, छपाई, प्रिंटिंग, ये सभी होता है विशिष्ट परिसज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था, तो सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन में हुआ था, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। प्राकृतिक रेशा में उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम का धागा कीट के कोये से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े का नाम बॉम्बेक्स मोरी है। रेशम के वस्त्रों की जो कि रेशम के वस्तुओं की रानी कहा जाता है। प्राकृतिक रेशों में यह सबसे लंबा रेशा है। रेशम की खोज चीन की राजकुमारी सी लिंगचिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो कि फ्रायड द्वारा दी गई है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, फ्रायड द्वारा दी गई है। तो फ्रायड वियना के एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट व मनोचिकित्सक माने जाते हैं। फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल एनालिसिस एवं माइंड से संबंधित अनेक प्रकार की थ्योरी कर मनोरोगियों का उपचार किया। उनके अनुसार मानव जीवन में इनका अहम रोल होता है। यदि इन्हें पूरा ना किया जाए तो दमित इच्छाएं कुंठित होकर भली भांति प्रकार के रोगों को जन्म देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है दूध व प्रोटीन, जो कि दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन हो, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री तथा शिशु के विकास के लिए अपने आहार में दुग्ध युक्त पदार्थ जैसे दूध, दही, पुडिंग, पनीर आदि चीज़ों के अलावा प्रोटीन युक्त आहार लेना आवश्यक होता है। दुग्ध युक्त पदार्थों में कैल्शियम अधिक पाया जाता है, जो दांतों एवं हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। कोशिकाओं के टूट-फूट व मरम्मत एवं ऊतकों के विकास के लिए प्रोटीन एक आवश्यक तत्व होता है। अतः भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें आदि को सम्मिलित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषण है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था का समय 2 से 6 वर्ष तक होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं, गृह व्यवस्था के निर्धारक जो कि मानवीय तथा अमानवीय साधन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सामान्यतः गृह व्यवस्था का तात्पर्य कि परिवार का सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए। राजमल पी देवदास के अनुसार जो कि प्रबंधन प्राप्त मौलिक व मानवीय साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। स्पष्ट है कि गृह व्यवस्था के निर्धारण में मानवीय तथा अमानवीय दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक है, तो निम्न उपाय आवश्यक, तो बजट बनाना जो कि आवश्यक है। घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। तो बजट नोट्स में दिया गया है कि जबकि राष्ट्रीय बजट में सर्वप्रथम व्ययों का निर्धारण किया जाता है और उसके अनुसार आय का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं, तो नीला, पीला, लाल आते हैं। नीला, पीला, लाल आते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम में है, तो इसमें इसका आंसर नहीं बताया गया, व्याख्या देखते हैं। तो किसी कार्य को करने से पूर्व उसके बारे में पूर्व में ही नीतियों, नियमों व अन्य सभी तथ्यों का निर्धारण कर लेना ही नियोजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण कर लेना है नियोजन। प्लानिंग नियोजन अनेक चरणों में होकर गुजरता है। नियोजन के चरण हैं इसमें प्लान के अंतिम परिणाम पूछे तो मूल्यांकन होना चाहिए, इसमें कोई आंसर नहीं बताया गया इसमें। तो नियोजन के चरण जो कि लक्ष्य निर्धारण, पूर्वानुमान लगाना, वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण, वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन, श्रेष्ठ विकल्प का चयन,
उपयोजनाओं का निर्माण, क्रियाक्रम का निश्चित करना और क्रियान्वयन एवं अनुसरण करना हो जाएगा। पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है, पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग वैल्यू है, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। वैल्यू जो कि पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इकेबाना पुष्प सज्जा है, तो इकेबाना पुष्प सज्जा जापानी पुष्प सज्जा है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। फूल सजाने की जापानी कला को इकेबाना कहा जाता है। इसके आकाश, पृथ्वी और मानव जाति, इन तीन तत्वों का एक संतुलित वजह से प्रतिनिधित्व किया जाता है। इकेबाना कला जो है कि चीन से जापान आई। वर्तमान में जापान में इकेबाना की अनेक शैलियाँ प्रचलित है, लेकिन सबसे पुरानी शैली को इकेबाना नाम से ही जाना जाता है। भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना जो कि 1947 में जो कि ISI की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो भारतीय मानक ब्यूरो भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका नाम भारतीय मानक संस्थान ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था, जिसकी स्थापना सन 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सजावट का सिद्धांत है, तो सजावट का सिद्धांत जो है कि प्रकाश, अनुपात एवं अनुरूपता जो कि सजावट का सिद्धांत है। प्रकाश, बनावट, रूप, रेखा एवं स्थल जो कि सजावट के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि योजना में व्यवस्थित उद्देशिक निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है कि ग्रास एवं कैंडल का है। तो योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यह ग्रास एवं कैंडल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाए। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, निवेश एक निश्चित ब्याज पर दीर्घकालीन माध्यम से, जिसे भारत सरकार के डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जारी किया जाता है। NSC भारत सरकार के द्वारा समर्पित सुपोर्ट, इसे अधिकृत डाकघर के खरीदा जा सकता है, इसे जो कि अधिकृत डाकघर से खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शरीर की मास्टर ग्लैंड जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, तो इसका आंसर ए सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि शरीर की मास्टर ग्रंथि है। शरीर में कपास की स्पेनाइल हड्डी में स्थित पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से कई प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है जो हमारे शरीर को कई प्रकार से प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि को सभी अंतरस्रावी ग्रंथियों का सिरमौर होने के कारण ये मास्टर ग्रंथि की संज्ञा दी जाती है। प्रोलेक्टिव, ऑक्सीटोसिन, वेसोलिन तथा ग्रोथ हार्मोन्स आदि प्रमुख हार्मोन्स हैं जिसका स्रावण पीयूष ग्रंथि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शरीर का तापमान सामान्य होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान इन समान स्तर से ऊपर हो जाता है तो यह स्थिति ज्वर या बुखार कहलाती है। कुछ प्रमुख राशियाँ विभिन्न पैमानों पर मापन निम्न प्रकार का होता है। राशियाँ जो कि सेल्सियम और फ़ारेनहाइट केल्विन दिया गया। तो जल का तापमान जो कि डिग्री में 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 263 केल्विन हो जाएगा। और जल का उबालना जो कि 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो कि 373 केल्विन हो जाएगा। मानव शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापमान और केल्विन में जो कि 310 हो जाएगा। कमरे का समान तापमान जो कि 37 डिग्री 80.6 फ़ारेनहाइट और 300 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एंटीबॉडी सुरक्षा प्रदान करती है, तो एंटीबॉडी जो कि संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यतः काम करता है, तो शिक्षा करता है, शिक्षा संबंधी करता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्य काम जो कि स्वास्थ्य संबंधी करता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर होता है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर जो कि 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml खून होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होना चाहिए। मानव शरीर में इसकी उचित मात्रा का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके स्तर में कमी होने पर शरीर बहुत सी बीमारियों के होने का खतरा होता है। आमतौर पर खाने में पोषक तत्वों और आयरन की कमी के कारण रक्त में इसका स्तर घटता है। अतः आहार में उचित मात्रा में आयरन और प्रोटीन से भरपूर तत्वों को शामिल करके हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है। विभिन्न उम्र के व्यक्तियों के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा निम्न प्रकार की होती है। तो व्यक्ति दिया गया है एक लाइन में, और जो कि हीमोग्लोबिन की मात्रा दी गई है। तो नवजात बच्चे में जो कि कितने हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, तो 17 से 12 ग्राम प्रति 100 ml मिली रक्त होना चाहिए। बच्चे में जो कि 11 से 13 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होना चाहिए। और वयस्क पुरुष में 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होना चाहिए। वयस्क महिला में जो कि 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, घनी बस्तियों में पेड़ पौधे होते हैं, तो घनी बस्तियों में पेड़ पौधे जो कि वातावरण को शुद्ध करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। घनी बस्तियों में पेड़ पौधे को समानतः वातावरण को शुद्ध करने हेतु लगाया जाता है। पेड़ वायु प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे वायुमंडल में उद्योगों तथा मानवीय कचरे एवं विभिन्न वाहनों से निकलने वाले जहरीली गैसों को पेड़ पौधे अवशोषित कर अपना भोजन बनाते तथा ऑक्सीजन CO2 के रूप में हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना चाहिए, तो गर्भावस्था के दौरान जो है कि 12 ग्राम भार बढ़ना चाहिए, 12 किलोग्राम भार बढ़ना चाहिए, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो यह सभी उसका भार का दिया गया है। नेक्स्ट कह सकते हैं क्वेश्चन, तो ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर लगभग समस्त जीवन के लिए सूर्य तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे सौर ऊर्जा भी कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके नाभि से होने वाले संलयन अभिक्रियाएं हैं। सूर्य के नाभि में हाइड्रोजन परमाणु के 2 नाभि मिलकर हीलियम परमाणु के एक नाभि का निर्माण करते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मधुमेह का एक लक्षण जो कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना हो जाता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना मधुमेह का एक लक्षण है। तो मधुमेह या शुगर या डायबिटीज चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है। जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसी स्थिति में डायबिटीज या मधुमेह कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो शरीर में शुगर की मात्रा का कंट्रोल करता है, अतः इसके अल्पस्राव से शरीर में ग्लूकोज का बढ़ा स्तर शारीरिक अंगों के नुकसान पहुंचाने लगता है। मधुमेह के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार: ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, और जो कि आंखों की रोशनी कम होना, कोई भी चोट या जख्म देरी से भरना, बार बार फोड़े फुंसी होना, चक्कर आना आदि हो जाएगा। व्यक्ति को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। तो व्यक्ति को प्रभावित करने वाले 2 कारक जो कि वंशानुगत गुण तथा वातावरण है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वंशानुगत गुण तथा वातावरण है। तो व्यक्ति को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक वंशानुगत गुण तथा वातावरण से संबंध घटक होते हैं। व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है: जैविक व अनुवांशिक कारक, शारीरिक संरचना, शारीरिक ग्रंथि के आधार पर स्नायु मंडल, और पर्यावरणीय कारक में जो कि सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अच्छी आदतें डालने का समय होता है। तो अच्छी आदतें डालने का समय जो कि जन्म से 5 वर्ष तक का होता है, तो इसका आंसर सी सही, जन्म से 5 वर्ष तक का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पुरुष शुक्राणु द्वारा, उसके बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विनिंग शुरू होनी चाहिए, तो विनिंग जो कि 4 से 6 माह पर होनी चाहिए, विनिंग 4 से 6 माह शुरू होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा विनिंग। विनिंग का मतलब होता है शिशु को माँ के दूध के साथ अन्य आहार देना, इसे संपूरक भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः 4 से 6 माह, संपूरक आहार जो कि 6 माह के बाद दिया जाता है, तो 4 से 6 माह के बीतने पर शुरू किया जाता है। शुरुआती 6 महीने तक बच्चे की सभी ज़रूरतें माँ के दूध से पूरी हो जाती है, परंतु 6 माह के बाद शिशु की सारी ज़रूरतें सिर्फ माँ के दूध से नहीं पूरी हो पाती, जिसके लिए उसे ज़रूरी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल एवं आयरन आदि की पूर्ति के लिए अन्य आहार देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ओम का पीरियड होता है, ओवम का पीरियड होता है, तो यह जो कि 3 से 8 हफ्ते तक होता है, सॉरी ओवम का पीरियड होता है, तो यह 0 से 2 हफ्ते तक होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो डिम्ब एक ओवम जो है एक परिपक्व प्रजनन कोशिका होती है जो स्त्रियों के मासिक धर्म के समय अंडाशय ओवरी के उत्पन्न होते हैं तथा इसका समय 0 से 2 हफ्ते का पीरियड होता है। स्त्रियों में लगभग 12 वर्ष उम्र में लगभग 40 वर्ष तक की उम्र के बीच गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि में मासिक धर्म की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके प्रारंभ होने से 14 दिन बाद अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन होता है। अंडोत्सर्जन के कुछ देर पश्चात ही अंडाणु डिम्ब अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं तथा 15 से 19वें दिन तक इसमें रहते हैं। इन बीच यदि स्त्री संभोग करती है तो यह अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा अगले मासिक चक्र में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल एक विटामिन ई है, विटामिन ई जो कि टोकोफेरॉल है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई जो कि जननीय एपिथेलियम में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता तथा कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायता होता है। इसकी कमी से स्त्री तथा पुरुष दोनों में मंदता उत्पन्न होता है। विटामिन ई मुख्यतः तेल, गेहूं, सोयाबीन, अंडे की जड़ी तथा अंकुरित अनाज में पाया जाता है, जबकि अन्य विकल्पों में विटामिन बी को थायमिन, विटामिन ए को रेटिनॉल तथा विटामिन सी को रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? तो आहार की प्रकृति पर, रोगी की भोजन संबंधित आदतें, रोग का कारण जानना, उपयुक्त सभी पर ध्यान दिया जाता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो -350 कैलोरी की आवश्यकता होती है 2024 के RDA के अनुसार, यह जो कि 2005 का पेपर है, तो इसका आंसर 3.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाला ऊर्जा है तो 4 किलो कैलोरी पाया जाता है, तो इसका आंसर 4 कैलोरी हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। रेशा है, तो रेशा क्या है? तो रेशा एक जो कि अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। रतौंधी निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की कमी से होता है, तो रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, पूछा रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं, तो सही पाचन के लिए, अच्छे स्वाद के लिए नहीं, सही पाचन के लिए होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? तो वसा से है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा।
तो कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से वसा से संबंधित है। वसा और कोलेस्ट्रॉल दोनों अलग अलग प्रकार के लिपिड होते हैं जो जल में अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ है। यद्यपि दोनों ही प्रायः एक साथ भोजन तथा रक्त में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों की संरचना बहुत ही अलग अलग होता है तथा कुछ ही गुण दोनों में सामान्य होते हैं। ध्यातव्य है कि कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो मुख्यतः यकृत से स्रावित होकर शरीर की कार्यप्रणाली को सही रखने के लिए उचित परागम्य व तरलता बनाए रखता है। यह सभी पशुओं और मनुष्य की कोशिका झिल्ली समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में हार्मोन्स, पाचन रस व विटामिन डी का निर्माण करता है जो चर्बी को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो काली चाय बेहतर हरी चाय से माना जाता है क्योंकि हरी चाय में 10 से 40 mg पॉलीफेनाइल नामक पदार्थ पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों ही कैमेलिया से सिनेसिस नाम के पेड़ की पत्तियों से बनाई जाती है, लेकिन काली और हरी चाय मुख्य अंतर यह है कि यह काली चाय फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, जबकि हरी चाय को इस प्रोसेस से नहीं गुजारना पड़ता है। ध्यातव्य है कि फर्मेंटेशन के दौरान चाय के कई नेचुरल फायदेमंद तत्व बाहर निकल जाते हैं। WHO के अनुसार जो कि फर्मेंटेशन से बने खाद्य पदार्थ में एथिल कार्बोनेट नामक कैंसर कारक पदार्थ बन जाता है। अतः इस दृष्टि से भी ग्रीन टी बेहतर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दूध की पौष्टिक तत्वों का अच्छा स्रोत है। तो दूध की पौष्टिक तत्वों का अच्छा स्रोत जो कि कैल्शियम है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा, कैल्शियम है। तो दूध में मुख्यतः कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। राष्ट्रीय डेयरी परिषद के अनुसार इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, राइबोफ्लोविन, नियासिन, विटामिन ए, डी एवं B1 के कुल 9 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। दूध हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, उसके विकास को बढ़ावा देता है, शरीर की आवश्यक पोषण पदार्थ करता है। इन्हीं सब गुणों के कारण दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दूध में जो कि लोह नहीं मिलता है। दूध में क्या लोह नहीं मिलता है? कैल्शियम मिलता है, विटामिन बी नहीं मिलता है। इसमें जो कि सही है तो कैल्शियम रहता है, विटामिन बी रहता है, तो इसमें नहीं बताया। प्रोटीन भी रहता है, केवल जो कि सही में लोह नहीं मिलता है। तो सही है यह, क्योंकि दूध में लोह नहीं मिलता है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो दूध एक अपारदर्शी सफेद द्रव है जो मादाओं के दुग्ध ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। साधारण दूध में 85% जल होता है तथा शेष भाग ठोस तत्वों यानी खनिज और वसा से बने होते हैं। भारतीय डेयरी परिषद के अनुसार लोह तत्वों को छोड़कर दूध में कैल्शियम, प्रोटीन भारतीय डेयरी परिषद के अनुसार जो कि लोह तत्वों को छोड़कर दूध में प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम, राइबोफ्लोविन, नियासिन तथा विटामिन ए, डी, B12 सहित कुल 9 आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। दूध में सफ़ेद रंग उसमें मौजूद कैसीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हार्मोन्स निकलते हैं। तो हार्मोन्स जो कि वाहिनीहीन ग्रंथि से निकलते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वाहिनीहीन ग्रंथि से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर में पानी की कमी का कारण होता है। शरीर में पानी की कमी का कारण क्या होता है? शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना जो कि शरीर में पानी की कमी का कारण होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो शरीर में पानी की कमी का प्रमुख कारण शरीर में पानी तथा लवणों का निकल जाना है जो कि बुखार, अत्यधिक एक्सरसाइज, हीट एक्सपोजर और जो कि डायबिटीज़, इन्फेक्शन आदि के कारण बाहर निकल जाता है। हम जानते हैं कि मानव शरीर का लगभग 75% भाग पानी से ही निर्मित होता है। अतः पानी की कमी से थकान, हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, अस्थमा तथा स्किन आदि समस्या जन्म लेती है।
जन्म ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस होती है, तो फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर जो कि बढ़ती है, ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर बढ़ती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो श्वसन दर सामान्य वह दर होता है जिस दर से व्यक्ति श्वसन करता है। श्वसन दर ज्वर, व्यायाम तथा अन्य शारीरिक श्रम के करते समय बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति की श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है, जबकि ज्वर या कठिन परिश्रम के समय 15 से 20 गुना तक बढ़ जाती है। श्वास लेने के प्रत्येक चक्र में लगभग 500 मिली वायु का अंत श्वसन एवं निःश्वसन होता है। वायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु में 36 से 38 ATP अणु बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन बिना ऑक्सीजन के श्वसन में जो कि 2 ATP अणु निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोक्लिया सहायता करता है, तो कोक्लिया जो कि सुनने में सहायता करता है, तो इसका आंसर सी से, कोक्लिया सुनने में सहायता करता है। कोक्लिया कर्णावर्त अन्य कर्ण में स्थित कान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका स्वरूप एक सर्पीला आकार के ट्यूब या घोंघे जैसी संरचना होती है। इसमें 8वीं कपाल तंत्रिका के तंत्रांग जुड़े होते हैं। कोक्लिया से श्रवण संबंधी कोक्लिया तंत्रिका निकलती, जिसके तंतु सेरिब्रम के टेम्पोरल फॉली से जुड़े रहते हैं। यह बाहर से आने वाले ध्वनि के बराबर को महसूस कर इसे विद्युत सिग्नलों में बदलकर मस्तिष्क में भेजता है, जिससे मस्तिष्क पुनः साउंड सिग्नलों में परिवर्तित कर अपनी प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्वेत रक्त कण का कार्य है, तो श्वेत रक्त कण का कार्य जो कि रक्त के जमने में सहायता करना होता है, तो इसका आंसर बी हो जाए, रक्त के जमने में सहायता करना होता है। रोग रोधक क्षमता प्रदान करता है, रोग रोधक क्षमता प्रदान करता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC शरीर को संक्रमण रोगों और बाह्य पदार्थों के संक्रमण को रोककर तथा रोगाणुओं के भक्षण करके प्रतिरक्षा प्रदान करती है। सफेद रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, इसलिए यह सफेद या रंगीन होती हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इसका जीवन काल सामान्यतः 10 से 12 दिन का होता है। तथा इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं में कम होती है, इनकी संख्या जो कि लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि शुक्राशय में उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन एक नर लिंगी हार्मोन है जो वृषण में स्थित अंतराली कोशिकाओं द्वारा या लैंगिक कोशिकाओं शुक्राशय द्वारा स्रावित होता है। इस हार्मोन के श्रावण के कारण पुरुष में दाढ़ी, सीने का बाल, आवाज में भारीपन, जंघनांग का विकास होना निर्धारित होता है। इस हार्मोन का श्रावण सामान्यतः तरुणावस्था में प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, तो आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत जो कि भोजन, आश्रय, कपड़े आते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो यह अब्राहम मैस्लो महोदय की आवश्यकताओं के 5 भागों में बांटा गया है। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधित आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान और मद की आवश्यकता, आत्म प्राप्तियां, स्व विकास की अवस्था। तो शारीरिक आवश्यकता जो कि भोजन, वस्त्र, आवास, पानी, निद्रा, विश्राम, यौन सुख इत्यादि होता है। सुरक्षा संबंधित आवश्यकता जो कि भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा हो जाएगा। सामाजिक आवश्यकता जो कि सामाजिक आवश्यकता होगा। फिर सम्मान व मद की आवश्यकता, आत्म प्राप्तियां, स्वयं विकास की आवश्यकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है, तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर की जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जल की कठोरता 2 प्रकार से होती है, अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता उसमें घुले मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइडों तथा सल्फर के सल्फाइडों के
घुले होने के कारण होती हैं, जिसे दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को उसमें मिलाकर गर्म किया जाता है। जबकि अस्थायी कठोरता जल में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले होने से होती है, जिसे उबालकर आसानी से दूर हो जाती है। ध्यातव्य है कि ऐसा जल जिसमें क्लोराइड, सल्फाइड के लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की उपस्थिति हो कठोर जल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो कि लौह तत्व नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है? तो वृद्धावस्था में बीएमआर की दर कम हो जाती है, बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में बढ़ ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है तो फल जो कि अच्छा स्रोत है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। प्रोटीन की इकाई है, तो प्रोटीन की इकाई जो कि एमिनो अम्ल है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। संतुलित आहार का अर्थ है, संतुलित आहार का अर्थ ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। शरीर में प्रोटीन है, तो शरीर में प्रोटीन जो कि कोशिका निर्माण करता है, तो इसका आंसर ए सही रहेगा। गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को जो कि 2024 के आरडीए के अनुसार कम क्रियाशील स्त्री को प्लस 350 कैलोरी जो कि रहना चाहिए, और समान कम क्रियाशील स्त्री 1660 रहता है, तो कुल मिलाकर जोड़ने पर जो कि 210 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कम क्रियाशील स्त्री को जो कि 210 कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2024 के आरडीए के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण से होती है? तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण से अधिक होती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के निर्माण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्न में से विषाणु जनित रोग है, तो निम्न में से विषाणु जनित रोग जो कि एड्स है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? तो ईसीजी तो कि हृदय की सही जानकारी, ईसीजी हृदय की सही जानकारी देता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट के माध्यम से दिल की धड़कनों, हृदय और उससे निकलने वाले विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। इस जांच में दिल की धड़कन को विद्युत तरंगों के रूप में देखा जाता है। हृदय की प्रत्येक धड़कन एक विद्युत आवेश की वजह से होती है। इस आवेश की वजह से हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है और हृदय से रक्त प्रभावित करती। इसकी गतिविधियों का पता लगाकर हृदय रोगों का निदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह 1975 में शुरू किया गया, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो यह 6 वर्ष के उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने के लिए योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है, तो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन ऊतक है? तो इनमें से जो कि रक्त एक ऊतक है, संयोजिक ऊतक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। हीमोफीलिया वह बीमारी है जो वंशानुगत गुणों के कारण होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो कि ए बी और ओ रक्त समूह पाए जाते हैं, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो रक्त समूह की खोज सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्तदान के समय यह रक्त समूह पर विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि लाल रक्त कण खास अवस्थाओं में पुंज डंप बन जाता है। इस प्रकार के
समूह होने पर शरीर के भीतर बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक होती है। विभिन्न व्यक्तियों में समूहजन तथा समूहिका अलग अलग होते हैं। सामूहिक रक्त प्लाज्मा में, जबकि समूह जल लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं। अतः सामूहिकता एवं समूह कण के आधार पर रक्त का वर्गीकरण किया गया, जिसके अनुसार रक्त को ए बी तथा ओ कुल 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मैनोमीटर में माप करते हैं, तो यह जो कि रक्तचाप मैनोमीटर से माप करते हैं, तो रक्तचाप का माप करते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोटापा किसकी अधिकता से होता है, तो मोटापा जो कि वसा की अधिकता से होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कंकाल सिस्टम निम्न में से किस खनिज लवणों में बनता है, तो कैल्शियम फास्फोरस खनिज लवणों में बनता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। घर बनवाने संबंधित प्रोजेक्ट्स में से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है, तो हुडको संस्था जुड़ी हुई, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो यह जो कि घर बनवाने वाली प्रोजेक्ट से जुड़ी संस्था हुडको है। HUDKO का पूरा नाम जो कि हाउसिंग एंड द अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? संतृप्त वसा तथा उपयोग करना चाहिए, यह वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हाइपरटेंशन का कारण होता है उच्च रक्तचाप हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। समान रक्तचाप जो कि 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक सामान्य व्यस्त व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा लाल ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं, तो लाल ग्रंथियों के एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन करते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है, तो लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र 12 से 13 वर्ष की होती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होते हैं, तो निम्नलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होते रक्त में यूरिया को अलग करना संबंधित है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। थ्रोम्बिन की उपस्थिति से क्या होता है, तो रक्त जमता है, तो इसका आंसर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाला वाहक हीमोग्लोबिन है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंडाणु का उत्पादन करता है, तो अंडाणु का उत्पादन अंडाशय करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अंडाणु का उत्पादन अंडाशय में होता है। महिलाओं में गर्भवती होने का संभावना अंडाशयों से शुरू होता है, जो 2 छोटे अंडाशय अंग होते हैं तथा गर्भाशय के दोनों तरफ जुड़े होते हैं। अंडाशय डिंब अंडों से भरे होते हैं, जो कि पैदा होने से पूर्व ही बन जाते हैं। हर मासिक चक्र के बाद 1 से 3 अंडे अंडाशय में परिपक्व होना शुरू हो जाता है। इसके बाद सबसे अधिक परिपक्व डिंब निकटतम डिंब वाहिनी सानाभिक द्वारा खींच लिया जाता है, जहां पुरुष के शुक्राणु से निषेचित होने के बाद भ्रूण के रूप में वापस स्त्री गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संवातन के लिए आवश्यक है, तो जो है कि कमरों में खिड़कियों, दरवाजों, वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या, घर का बड़ा होना, जो कि इसका आंसर ए सही हो जाएगा। संवातन के लिए आवश्यक है। तो मानव में श्वसन दर होती है, तो मानव में श्वसन दर जो कि 16 प्रति मिनट होती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 16 प्रति मिनट होती है। समान व्यक्ति की श्वसन दर 16 से 20 मिनट तक होती है।
जबकि छोटे बच्चे के श्वसन दर 25 से 40 एवं स्त्रियों के श्वसन दर पुरुष से अधिक होती है। स्त्रियों के श्वसन दर जो कि पुरुष से अधिक होती है। समानतः श्वसन क्रिया की दर शरीर की ऑक्सीजन संबंधी जरूरत के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि ऊतकों को कार्य के हिसाब से ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ध्यातव्य है कि श्वसन में प्रश्वसन के तुरंत बाद ही निःश्वसन होता है, जिसके बाद दोबारा प्रश्वसन से पहले कुछ पलों का विश्राम होता है। इस प्रकार प्रश्वसन, निःश्वसन तथा विराम काल तीनों के द्वारा श्वसन का एक चक्र बनता है। 1 मिनट में जितने श्वसन चक्र पूरे होते हैं वही श्वसन दर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश करता है? तो इंसुलिन जो कि सीधे रक्त में प्रवेश करता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, तो वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो वृक्क का मानव शरीर में उत्सर्जन का प्रमुख अंग है। वृक्क पेल्विन्स में जो कि मूत्रवाहिनी नलिकी है, जो मूत्राशय में खुलती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं निकलती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, जिसमें उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। नेफ्रॉन की रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्लालीनुमा संरचना होती है, जिसे बोमर सपुट कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में जो कि एक छोटी प्यालीनुमा संरचना होती है, जिसे बोमन सपुट कहा जाता है तथा यह कार्टेक्स में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाल रक्त कणिकाओं श्वेत रक्त कणिकाओं का प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, तो यह गुर्दे व अस्थि मज्जा दोनों में होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यह अस्थि मज्जा में होता है, तो इसका आंसर है लाल रक्त कणिकाओं एवं श्वेत रक्त कणिकाओं व प्लेटलेट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यह तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। कौन सा युग्मक सही है? तो HVIG यह एड्स से संबंधित है, यह सही है। BCG जो कि यह नहीं संबंधित, तो इसका आंसर केवल ए सही है। तो HVIG जो कि हेपेटाइटिस बी से सम्मिलित है, कौन सा युग्म सही है? HVIG एड्स, इसमें हेपेटाइटिस बी दिया गया है। BCG क्षय रोग, पोलियो से, और DPT जो कि डिप्टीरिया काली खांसी डिडनेस से है, यह इसमें गलत बताया है। स्कर्बिक नामक बीमारी किस विटामिन के अभाव में होता है? तो स्कर्बिक नामक विटामिन जो कि विटामिन सी के अभाव में होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाइक्सापिड बल्ब बीच में स्थित होता है। वाइक्सापिड बल्ब बीच में स्थित होता है। यह बाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच में स्थित, बाएं अलिंद तथा दाएं निलय के बीच में स्थित होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि महाधमनी यहाँ अशुद्ध रक्त ले जाती है, तो पल्मोनरी में ले जाती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, पल्मोनरी में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है, तो 70% होता है, तो इसका आंसर सी रहेगा, 65 से 70% होता है। गर्भावस्था की प्रक्रिया है, तो गर्भावस्था की प्रक्रिया जो कि फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। जीवन के लिए आवश्यक गैस है, तो जीवन के लिए आवश्यक गैस जो कि ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा।
जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक गैस ऑक्सीजन है, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया संपादित नहीं हो सकती, जो कि मानव जीवन का आधार है। ऑक्सीजन O2 मानव शरीर में लगभग अन्य गैसों की तुलना में 65% तक होती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में नाइट्रोजन 78% के बाद सर्वाधिक 21% मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। मानव शरीर में मौजूद पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण इसी के कारण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर में हार्मोन्स का स्रोत है, तो शरीर में हार्मोन्स का स्रोत नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पसीने के साथ शरीर में जो कि केवल पानी का नुकसान होता है, केवल पानी का नुकसान होता है, इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। तो नमक का नुकसान होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पसीने के साथ शरीर में नमक तथा पानी, प्रोटीन तथा यूरिया बाहर आती हैं। पसीने में 99% तक जल तथा शेष 1% जल, लवण तथा एवं खनिज होते हैं। पसीना आना शरीर की एक महत्वपूर्ण पसीने में जो कि 99% तक जल तथा शेष 1% अन्य लवण एवं खनिज होते हैं। पसीना आना शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जिससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है तथा गर्म वातावरण में शरीर में मौजूद पानी पसीने के रूप में बाहर आकर शरीर को ठंडा रखता है। गर्मी के अलावा पसीना व्यायाम करते समय तनावपूर्वक स्थिति में डर होने पर तथा चिंता के कारण भी पसीना बाहर आता है। पसीना शरीर से बाहर श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से बाहर निकलता है, जिसकी संख्या 20 से 40 लाख तक हो जाती है। जिसकी संख्या क्या 20 से 40 लाख तक हो जाती है। जीरोफैल्थेमिया किसकी कमी से होता है, तो जीरोफैल्थेमिया जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन उपस्थित होते हैं, तो यह हेनली लूप में बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन किसमें होते हैं, तो यह नेफ्रॉन में होते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो मानव शरीर में यकृत से स्रावित पित्त रस में पाए जाने वाले पित्तवर्धक जो कि एक कार्बनिक पदार्थ है, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन नामक वर्धक हीमोग्लोबिन के विघटन से निर्मित होते हैं। यह उत्सर्जी पदार्थ है जो अपचित भोजन के साथ शरीर से मलाशय के द्वारा या अन्य उत्सर्जन अंगों के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। इनकी अधिकता से पीलिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधित कार्य हैं, तो यह जो कि कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अधिगम पर नियंत्रण है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाले विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं होती, तो विटामिन डी सूर्य का प्रकाश है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो प्रकृति में सीधे तौर पर प्राप्त होने वाले विटामिन डी है। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि जंतुओं द्वारा अपने त्वचा कोशिकाओं में 60 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ की सहायता से करते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होती है, अतः इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में हड्डियों को कमजोर तथा लचीली बनाने वाली बीमारी ऑस्टियोमलेसिया हो जाती है। चूंकि यह विटामिन सूर्य रोशनी से त्वचा द्वारा सीधे तौर पर निर्मित कर लिया जाता है, इसलिए इसके लिए भोज्य पदार्थों में विटामिन डी आहार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा जो कि यह लास्ट क्वेश्चन था यह जो कि समाप्त हुआ। अब जो कि नेक्स्ट प्रवक्ता चयन परीक्षा 2004 का है प्रीवियस ईयर, तो इससे जो कि नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।